विशेष प्रश्न अध्याय 1 जो बुक के अंतर्गत कक्षा 9 की साइंस बुक में दिए गए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रश्न विशेष प्रश्न की श्रेणी में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो अध्याय की थ्योरी आपको समझाई है उस थ्योरी के ये उलट कुछ तथ्य रखते हैं, इसलिए इनको विशेष प्रश्नों की श्रेणी में रखा गया है। जैसे हमें कहा जाए प्रश्न नंबर 1 कि रबर बैंड एक ठोस क्यों है। रबर बैंड एक ठोस क्यों है, क्या कारण है भी रबर बैंड को ठोस में गिना जाता है। अपने इंग्लिश में लिखे वाई इज रबर बैंड इज सॉलिड, रबर बैंड को एक सॉलिड क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे पास एक रबर बैंड है। तो ये रबर बैंड की ओरिजिनल शेप है, ग्रीन कलर का रबर बैंड, शायद आपको दिख रहा होगा। ये इसको अपने ये इसकी शेप है ओरिजिनल। अब इसको स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, तो ये रबर बैंड बड़ा हो गया। तो इसकी लगभग शेप है वो ऐसे हो गई। अपने पास ये रबर बैंड है, इस रबर बैंड को जब खींचा जाता है तो इसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। और मैंने आपको ये समझाया था, पीछे के जो टॉपिक है उसमें बताया था कि ठोस का आकार है वो निश्चित होता है। द शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड, बट यहाँ रबर बैंड का आकार निश्चित नहीं है, आकार में परिवर्तित प्रक्रिया है। इसकी जो आकार है उसकी प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आ रहा है, फिर भी रबर बैंड को ठोस क्यों माना जाता है। तो हमें ये इस प्रकार से एक विशेष प्रश्न बनाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो रबर बैंड हमारे पास है, जैसे ये रबर बैंड था, इसको बल के प्रभाव में आपने खींचा है। बल के प्रभाव में आपने इसको खींचा है और खींचकर इसकी शेप को चेंज कर दिया है। जैसे इसकी शेप बढ़ गई है, आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो खींचकर, ये इसकी शेप और बढ़ गई है। रबर बैंड की जो आकृति में परिवर्तन हुआ है वो बल के प्रभाव के कारण हुआ है, लेकिन इसके जो मूल कण थे अभी भी वो उसी रूप में है जिस रूप में ये पहले थे। सिर्फ बल के प्रभाव के कारण उनकी स्थिति में परिवर्तन आ गए। वास्तव में कणों में किसी प्रकार का और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रबर बैंड चेंज इट्स शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। रबर बैंड चेंज इट्स शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ये एक्शन ऑफ फोर्स मतलब बल की क्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन ऑफ फोर्स। एक्शन ऑफ फोर्स के कारण ये अपनी शेप है वो चेंज कर रहा है। When force is removed, जब इस पर बल, अब ये फोर्स है, एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। अब when force is removed, जब इसका फोर्स रिमूव कर दिया तो रबर बैंड वापिस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। Then रबर बैंड gets its लास्ट ओरिजिनल शेप। तब रबर बैंड है वो अपनी पुनः वाली ओरिजिनल शेप बना लेता है। When force is removed, the rubber band regains the rubber band regains its original shape। ये अपनी वापिस मूल अवस्था को परिवर्तित कर लेता है। इसलिए बच्चों ये पदार्थ और ये पदार्थ दोनों एक ही है, इसलिए रबर बैंड को है वो एक ठोस के रूप में गिना
जाता है। संक्षेप में आप कहना चाहो तो रबर बैंड एक ठोस है, क्योंकि इसकी आकृति में परिवर्तन बल के कारण होती है। यदि बल को हटा दिया जाए तो वापिस ये अपनी पुनः मूल आकृति को प्राप्त कर देता है। इसलिए रबर बैंड है वो एक ठोस अवस्था में गिना जाता है। In English, rubber band is considered as a solid because it changes shape under the action of force. It changes its shape under the action of force. जब आप इस पर फोर्स बल अप्लाई करोगे तब ये अपनी शेप को है वो चेंज करेगा। If you remove the action of force, then it regain its original shape. Regains तब ये अपनी पुनः मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। So we can say that rubber band is a solid. इसलिए हम कह सकते हैं कि रबर बैंड एक ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और विशेष प्रश्न है कि नमक और चीनी ठोस क्यों है। नमक व चीनी ठोस क्यों है। Why नमक और how are sugar and salt are solid, sugar and salt solid। शुगर मतलब चीनी, साल्ट मतलब नमक। प्रश्न ये है कि नमक और चीनी ठोस क्यों है। तो मेरे पास प्लीज सी टू हियर प्लीज, ये देखो चीनी है, मेरे पास ये चीनी है। यहाँ पर चीनी के देखो बच्चों सभी कण है, पार्टिकल्स अलग अलग गिर रहे हैं। अब ये चीनी एक छोटे से बर्तन में रखी गई है। अब चीनी को बड़े बर्तन में रख दें तो चीनी का आकार उस बर्तन के साइज के अनुसार हो जाएगा। और चीनी के कण बच्चों अलग अलग भी है, तो फिर चीनी ठोस क्यों है। यही बात नमक पर लागू होती है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक चीनी का अणु है, मॉलिक्यूल या कण, उसकी क्रिस्टलीय व्यवस्था है। नमक और चीनी के जो क्रिस्टल है, देखो बच्चों पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। जब पदार्थ के कण एक निर्धारित व्यवस्था में हो, जब पदार्थ के कण एक निर्धारित व्यवस्था में व्यवस्थित हो तो उसे क्रिस्टलीय पदार्थ कहा जाता है। When particles of matter are fixed in a definite geometrical shapes, then it is called crystal। तो अब चीनी, शुगर एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। आप इसको विभिन्न बर्तनों में रखोगे, विभिन्न जगहों पर रखोगे, तो भी इसके व्यक्तिगत रूप से जो क्रिस्टल है उनके गुण है वो समान रहेंगे। इसलिए चीनी को ठोस माना जाता है। Sugar are considered to be solid because the shapes of individual crystals remain same, मतलब एक समान बनी रहती है। When we put it in various jars, जब आप इसको या हम इसको विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखते हैं। अब जैसे अपने पास ये छोटा सा बर्तन था, इसमें चीनी रख ली, फिर आपने इस प्रकार का बर्तन था, उसमें आपने चीनी इसको डाल दी, फिर आपने मान लो ऐसे टम्बलर साइज का बर्तन है, उसमें चीनी डाल ली, फिर आप मान लो इस प्रकार का बर्तन है, उसमें आपने चीनी डाल दी,
तो विभिन्न प्रकार के देखो मेरे पास वेरियस टाइप्स के यहाँ पर बर्तन हैं और मैंने यहाँ अलग अलग जगह पर चीनी को डाला है, सब जगह बर्तनों में। प्लीज 2 मिनट। तो यहाँ पर जो पदार्थ चीनी है वो अभी भी उसकी जो प्रवृत्ति है, नेचर है, वो सेम है, उसकी क्रिस्टल है वो सब जगह सेम है। सो वी कैन से दैट शुगर इज ए सॉलिड, इसलिए हम कह सकते हैं कि चीनी एक ठोस है। ओके, नेक्स्ट तीसरा विशेष प्रश्न अध्याय 1 से। मैंने आपको जब ठोस की प्रॉपर्टी बताई थी तब समझाया था कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता, सॉलिड डू नॉट कंप्रेस्ड, सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। तो मेरे पास बच्चों ये एक विशेष प्रकार का ठोस सॉलिड है, इसको बोलते हैं स्पंज। शायद आपने स्पंज देखा होगा। अब ये ठोस है, फिर भी बच्चों इसको दबाया जा सकता है। ये देखो दब रहा है, ये इसको मैंने एक बार और दबा दिया, तो ये क्यों दब रहा है? और जब ये दब रहा है तो फिर ये ठोस क्यों है? तो इसी प्रकार का तीसरा प्रश्न हमें विशेष प्रश्न की श्रेणी में अध्ययन करना है कि स्पंज एक ठोस क्यों है। स्पंज एक ठोस क्यों है? Why is sponge a solid? स्पंज एक ठोस क्यों है? तो पहली बात तो कुछ मैं आपको पीछे की चीज स्मरण करता हूँ। तो मैंने बताया था ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस के कणों के मध्य की दूरी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर वो चीज हमें समझनी है, ठोस का आकार निश्चित है। अब जो स्पंज है उसका भी आकार निश्चित है, लेकिन स्पंज को उपयोग की दृष्टि से इस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे ये स्पंज है मेरे पास, इसको उपयोग की दृष्टि से इस प्रकार से बनाया गया है कि इसके अंदर छोटे छोटे वायु छिद्र रखे गए हैं। स्पंज में माइन्यूट होल, इसको हिंदी में कहते हैं छोटे छिद्र रखे गए हैं। जब हम स्पंज को दबाते हैं तो इन छिद्रों में पहले से ही हवा भर जाती है, दबाने से पहले ही ऑलरेडी हवा भरी हुई होती है। जब स्पंज को दबाया जाता है, जैसे ये स्पंज है, 2 मिनट इसको दबा दिया, तो अब इसका दबने का परिणाम ये हुआ कि इसके अंदर जो हवा थी वायु छिद्रों में, वो आधी हवा बाहर निकल गई और ये इसकी शेप ही आ गई। अब इसको एक बार यदि और दबाया जाए तो इसकी शेप है वो इस प्रकार से आ जाएगी। ये देखिए, अब इसको पूरा दबा दिया गया है। तो अब अपने देखें कि यहाँ पर जो स्पंज है वो अपने पास जो पदार्थ था वो पहले वाला पदार्थ ही है। इस पदार्थ में और इस पदार्थ में कोई फर्क है नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि इस पदार्थ में एक और पदार्थ मिला हुआ था वायु, वो है बाहर निकले गई। तो पदार्थ की जो मूल अवस्था है वो पहले की तरह सेम ही है। अब इसको वापस खुला कर दिया तो इसमें हवा वापस बन, इसलिए स्पंज एक ठोस है। हालांकि इसको दबाया जा सकता है, और दबाने का कारण मैंने बता दिया कि जो फैक्ट्री वाले हैं वो उपयोग की दृष्टि से स्पंज को बनाते इस प्रकार से है कि इसके अंदर छोटे छोटे वायु छिद्र रखे जाते हैं, ताकि जब इसको यूज किया जाए, किसी चीज़ की साफ सफाई करनी हो तो आसानी से इसको दबाया जाए। वास्तव में हम स्पंज को नहीं दबा रहे, स्पंज के अंदर जो छिद्र है
उनको हम दबा रहे हैं और उन छिद्र में जो हवा है वो बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही मैंने इसको दबाया तो इसके अंदर जो हवा है यहाँ से, अब जैसे इसको दबा रहे हैं तो इसके अंदर जैसे ये दबता है तो इसके अंदर जो हवा है वो बाहर है निकल जाती है, और इस कारण बच्चों स्पंज दब जाता है। और हमारा जो सफाई का कार्य है या अन्य जिस कार्य के लिए कोई सोखने के लिए इसको बनाया जाता है तो उस चीज़ को ये सोख भी देता है, साफ भी कर देता है। तो इस कारणवश ये ठोस में ही गिना जाता है, क्योंकि इसके मूल कणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। इसकी मूल आकृति है वो निश्चित है, इसका आयतन है वो निश्चित है।